नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारे पास है ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। ठीक है, हम प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ट्रांसपोर्ट फिनोमिना के बारे में पढ़ा था। हम एक्चुअली ट्रांसपोर्ट फिनोमिना के 3 एस्पेक्ट्स पढ़ चुके हैं। तो हमने जाना था ट्रांसपोर्ट फिनोमिना जो होता है उसमें क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है विद इन द मीडियम। मोमेंटम ट्रांसपोर्ट होता है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है, मास ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो व्हेन ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम इज देयर इट इज कॉल्ड फिनोमिना इज कॉल्ड विस्कोसिटी, वी हैव कवर्ड दिस। ठीक है, व्हेन ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट और ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी इज देयर द फिनोमिना इज कॉल्ड थर्मल कंडक्शन। ठीक है, ये चीज़ें हमने कवर की है। ये 2 चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन के बारे में कि डिफ्यूजन होता क्या है। तो डिफ्यूजन में किसका ट्रांसपोर्ट होता है? मास का, या हम कहें पार्टिकल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ड्राइविंग फोर्स क्या होती है हमारे पास? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है ना, तो कहाँ से मूवमेंट होती है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है ना, उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है तो यानी मास मूव कर रहा है। समझ में आए बात? ठीक है, तो यानी मास का क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते, इस ट्रांसपोर्ट फिनोमिना को क्या कहा जाता है? इस ट्रांसपोर्ट फिनोमिना को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, अब जब डिफ्यूजन होगा या हम कहें पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट हो गए तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि सपोज लेट अस एज्यूम पार्टिकल्स आर ट्रांसपोर्टिंग, है ना, फ्रॉम अ यूनिट एरिया फ्रॉम पर यूनिट टाइम। ट्रांसपोर्ट ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट हो रही है, मास ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसको हम पार्टिकल फ्लक्स नाम देते हैं। ठीक है, एंड मैथमेटिकली इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफ्यूजन कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये आज हमें पढ़ना है डिफ्यूज़न के बारे में। हम विस्कोसिटी और थर्मल कंडक्शन के बारे में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, समझ में आई चीज़ें। तो डिफ्यूजन क्या है? एक्चुअली में डिफ्यूजन प्रोसेस है बाय विच मोलिक्यूल्स स्प्रेड फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ड्यू टू रैंडम थर्मल मोशन। ये तो होता है, रैंडम थर्मल मोशन इज देयर पार्ट बिटवीन पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स का मोशन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में होता है और इट रिप्रेजेंट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ मास। ठीक है, समझ में आया? वाया सिस्टम नोट इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है तभी तो ये चीज़ हो रही है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स का मूवमेंट तभी हो रहा है जब सिस्टम किस में है? नॉन इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में कोई मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, समझ में आई चीज़ें। तो मोलिक्यूल्स डिफ्यूज फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन और दिस फिनोमिना इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल ऑफ फ्लावर्स। जो खुशबू हमें आती है ना फ्लावर्स की, वो यही तो होती है। तो जो खुशबू होती है फ्लावर्स की वो डिफ्यूज़ हो जाती है एयर में। किसमें डिफ्यूज़ हो जाती है? एयर में। समझ में आई बात? और पूरी फैल जाती है, इट गेट्स स्प्रेड, है ना, स्प्रेड हो जाती है ना एयर में, तो वही तो डिफ्यूज़न है। समझ में आया? अब यदि आपको पता चल जाए किचन में क्या बन रहा है, तो जो स्मेल है, जो सेंट है ना, जो खुशबू है किचन में, खाने की खुशबू आपको दूसरे रूम में बैठे पता चल जाती है, वो क्या है? डिफ्यूज़न है। समझ में? डिफ्यूज़न ऑफ पार्टिकल्स इन एयर। अ ड्रॉप ऑफ इंक स्प्रेड थ्रू वाटर, ये भी क्या है? डिफ्यूजन है। एक ही ड्रॉप डालो पूरे पानी में फैल जाएगी, तो वही क्या है? डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन जनरली किस में होता है? फ्लूइड में होता है। फ्लूइड कहने का मतलब मेरे पास क्या है? गैस एंड लिक्विड। समझ में आई बात? ठीक है, तो दोनों में हो सकता है, गैस में भी हो सकता है डिफ्यूजन, लिक्विड में भी हो सकता है। और इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस, अब गैसेस का आपस में मिक्स होना भी क्या होता है? डिफ्यूजन होता है ना। कोई हाई कंसंट्रेशन गैस है वो किस में डिफ्यूज हो जाएगी? लो कंसंट्रेशन गैस में डिफ्यूज हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? तो दीज आर जस्ट सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिफ्यूजन। मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट यदि हमें करना होता है तो जो इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेज है इज डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ डिफ्यूजन कोफिशिएंट। ठीक है, तो वैसे मैथमेटिकली हम कुछ भी हो डिफ्यूजन हो रहा है तो हम डी कोफिशिएंट से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिफ्यूजन एक्चुअली में 2 तरीके का होता है। टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन में हम क्या पढ़ेंगे? 2 तरीके का। एक तो देखो होता है सेल्फ डिफ्यूजन। क्या होता है? सेल्फ डिफ्यूजन। ठीक है, और एक होता है म्यूचुअल डिफ्यूजन। क्या होता है? म्यूचुअल डिफ्यूजन। ठीक है, अब देखो सेल्फ डिफ्यूजन में क्या होता है ना, और म्यूचुअल डिफ्यूजन। तो जब डिफ्यूजन होगा तो जो पार्टिकल्स आपस में मिक्स करेंगे ना, वो केमिकली डिफरेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? केमिकली डिफरेंट पार्टिकल्स होने चाहिए। समझ में आया? तो वो डिफरेंट डिफ्यूजन होगा। तो जब 2 डिफरेंट गैसेज हो या कोई 2 डिफरेंट फ्लूइड हो आपस में जब मिक्स करेंगे ना, वो केमिकली डिफरेंट यदि है तो म्यूचुअल डिफ्यूजन बोलते हैं। अब हाइड्रोजन सपोज ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाए, आप हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस को क्या कर दो? मिक्स कर दो। ठीक है ना, तो किसी एक की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, किसी एक की कम होगी, तो वो डिफ्यूजन हो जाएगा। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ तो मूवमेंट हो रहा है, तभी तो आपस में मिक्स हो पा रहे हैं। समझ में आया? ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ 2 गैसेज मे नॉट बी सेम, है ना। अब भाई हाइड्रोजन का डिफ्यूजन रेट अलग होगा, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन रेट अलग होगा इन मोलिकुलर मास, क्योंकि दोनों का मोलिकुलर मास है सेम होगा, वो सॉरी दोनों का डिफरेंट मोलिकुलर मास है, साइज डिफरेंट है, तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा दोनों का वो भी क्या होगा? अलग होगा। ठीक है, समझ में आई चीज़ें। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बी पार्ट में डिफ्यूजन ऑफ अनलाइक मोलिक्यूल्स, है ना। यहाँ पर एक को डॉट से दिखाया है और एक को सर्कल से दिखाया है, तो आपस में इंटरमिक्सिंग हो गई है। ठीक है, सेल्फ डिफ्यूजन में क्या है? सेल्फ डिफ्यूजन में एक ही तरीके का हमारे पास पार्टिकल होता है। अब मान लो हाइड्रोजन गैस है आपके पास, ठीक है ना, और यहाँ भी हाइड्रोजन गैस है। ये मेरे पास कंटेनर ए है ना, और ये कंटेनर मेरे पास सपोज बी है। आपने क्या किया? दोनों कंटेनर को आपस में मिला दिया। समझ में? तो डिफ्यूजन हो जाएगा, एक दूसरे डिफ्यूजन की वजह से दोनों क्या हो गई? गैसेस मिक्स हो गई, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ें है, तो इसको बोलेंगे हम सेल्फ डिफ्यूजन।
ठीक है। तो सेल्फ डिफ्यूजन में क्या होता है, इस प्रोसेस में जो गैस डिफ्यूज़ करते हैं या फ्लूइड डिफ्यूज़ करते हैं जिसमें आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, या मैं बोलूँ मोर जनरली केमिकली आइडेंटिकल होने चाहिए एक दूसरे के। तो सेल्फ डिफ्यूज़न का एग्जांपल्स देख सकते हैं आप। देखो यूरेनियम 235 है ना, यूरेनियम 235 हो गया और यूरेनियम 238 है। आप कहोगे तो दोनों अलग अलग हो गए, नहीं, दोनों एक्चुअली केमिकली दोनों सेम है। दैट्स वाई अब आप जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो जो डिफ्यूजन होगा उसको सेल्फ डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द एक्सीलेंट एग्जाम्पल है उससे। तो मासेस बेशक थोड़ा बहुत अलग हो लेकिन केमिकली ये क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है। इंपॉर्टेंस देखो क्या है इस एग्जाम्पल की, ये एग्जाम्पल मैंने आपको क्यों दिया, क्योंकि सेल्फ डिफ्यूजन अब काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यूरेनियम एनरिचमेंट में, ठीक है। अब देखो यूरेनियम को हम क्या करते हैं, एनरिच करते हैं। तो इस यूरेनियम को जब यूरेनियम एनरिच हो जाता है ना, वो सबसे पावरफुल होता है ना। यूरेनियम एनरिचमेंट आपके पास यदि एनरिच्ड यूरेनियम है, वो हाइड्रोजन वो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए सबसे काम होता है, ठीक है। अब देखो जो कंसंट्रेशन होती है ना, जो कंसंट्रेशन होती है फिसिल आइसोटोप्स की, या मैं बात करूँ, कहने का मतलब है एनरिच्ड यूरेनियम की, वो नेचुरल यूरेनियम में कितनी होती है, 0.71%। अब आप यदि ये निकाल लेते हो उसमें से तो देखो कितना पावरफुल होगा, ठीक है, समझ में आया। और इट मस्ट बी एनरिच्ड बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम 238। आप 238 ये ना, इसमें से डिफ्यूज़न मेथड की मदद से हम सेपरेशन भी करते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूज़न मेथड की मदद से इससे हम फिसिल आइसोटोप से यानी एनरिच्ड यूरेनियम निकाल लेते हैं, लगभग 0.71% होता है। तो ईरान देखो यही है, ईरान यदि यूरेनियम एनरिच कर लेता है तो बहुत आसान हो जाता है फिर न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बनाना, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यूरेनियम एनरिचमेंट जो है कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वो है ना। आप भी, मैं ये नहीं कहूँगा आप कर सकते हो यूरेनियम एनरिचमेंट, करना भी मत, ठीक है ना। तो नहीं तो रडार में आ जाओगे आप। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। खैर इस टॉपिक को मैं आगे बढ़ाता हूँ, नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, ठीक है। तो अब लेकिन हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे सेल्फ डिफ्यूज़न के बारे में, ठीक है। हम म्यूचुअल डिफ्यूज़न डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ सेल्फ डिफ्यूज़न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेल्फ डिफ्यूज़न की डेरिवेशन से पहले लेट अस हैव सम फ्यू बेसिक थिंग्स। तो फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूज़न देखो क्या कहता है, वो ये कहता है, आप मान लो हमारे पास कोई फ्लूइड है, ठीक है ना। देन फ्लूइड है तो उसमें कहीं कंसंट्रेशन नॉन इक्विलिब्रियम है, तो कहीं कंसंट्रेशन कम होगी, कहीं कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा होगी, ऐसा हो सकता है। तो लेट अस अज्यूम दैट इट इज़ इन डिफरेंट लेयर्स, है ना, एंड हैज इन डिफरेंट लेयर्स इट हैज डिफरेंट कंसंट्रेशन। तो जस्ट अज्यूम दैट इट फ्यू लेयर्स आर देयर, ठीक है ना। तो अलोंग जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। अब मान लो मैं अलोंग एक्स एक्सिस की बात करूँ, यहाँ कंसंट्रेशन चेक करता हूँ, यहाँ कंसंट्रेशन चेक करता हूँ, तो दो से क्या मिलेगी, सेम। तो कंसंट्रेशन को जनरली मैंने एन से लिखा है, एंड एक्चुअली में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना भाई। स्मॉल यूनिट वॉल्यूम में कितने ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, तो देखो जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे इट मीन्स इट उसकी कंसंट्रेशन भी तो उतनी ज़्यादा होगी। तो एक्स एक्सिस के अलोंग मैं बात करूँ देखो, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन क्या है, सेम। यदि मैं जैसे जेड एक्सिस की तरफ मूव करता हूँ, वर्टिकल मूव करता हूँ, तो यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पे मैं ए पॉइंट लूँ, बी पॉइंट लूँ, या मैं सी ले लेता हूँ या डी ले लेता हूँ, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम दैट व्हाइल गोइंग अपवर्ड कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, तो देयर इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अलोंग जेड एक्सिस। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को, dn/z, ठीक है, समझ में आई बात। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिप्रेजेंट्स हाउ रैपिडली द नंबर डेंसिटी चेंजेस फ्रॉम वन लेयर टू द अदर। समझ में आई चीज़ें। यदि मैं अपवर्ड मूव करता हूँ तो ये पॉजिटिव आएगा, नीचे की तरफ आएंगे तो कंसंट्रेशन कम होगी, है ना। हमने माना है कि ऊपर वाली लेयर में इट इज़ मोर कंसंट्रेटेड पार्टिकल्स, ठीक है, समझ में आया। तो फिक्स फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो पार्टिकल फ्लक्स है यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब देखो यदि मैं लेट अस अज्यूम जस्ट 3 लेयर्स, ठीक है। अब कुछ हायर पार्टिकल से इसको हम ऐसे अज्यूम करते हैं, है ना। अब यूनिट एरिया इज देयर, ठीक है ना, सम एरिया इज देयर। तो हायर कंसंट्रेशन से ना लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स मूव करेंगे, तो वो सपोज इस एरिया से पास हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वही क्या होता है मेरे पास, पार्टिकल फ्लक्स बोलते हैं इसको। यहाँ पे हमने इसको गामा से डिस्कस किया है। तो जो पार्टिकल फ्लक्स है जो किसी एरिया से पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पास हो रहा है, ठीक है ना, डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। समझ में आया। और इसको मैं फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन आप हटाओ तो इसको माइनस के डीजेड मेरे पास आएगा। यही कोफिशिएंट क्या है मेरे पास, डिफ्यूज़न, ठीक है ना, कोफिशिएंट डिफ्यूज़न कोफिशिएंट ये मेरे पास है। नेगेटिव साइन देखो क्यों शो कर रहा है, आप देखो जब हम अपवर्ड मूव करेंगे जेड एक्सिस की तरफ, है ना, तो कंसंट्रेशन क्या है, हाई। अब देखो जो dn/dz की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये तो पॉजिटिव है, लेकिन पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या हो रहा है, डिफ्यूज़ कहाँ हो रहे हैं, पार्टिकल्स डिफ्यूज़ होंगे अलोंग जेड एक्सिस, है ना, अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस आई वुड से। तो अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। कंसंट्रेशन तो अपवर्ड इंक्रीज हो रही है, पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएंगे, यानी ग्रेडियंट के अपोजिट आएंगे, तो डेट्स वाई दिस नेगेटिव साइन इज देयर, ठीक है, समझ में आई चीज़ें। तो ये है, तो हम एक सिस्टमेटिक डायग्राम से भी इसको चीज़ को रिप्रेजेंट
कर सकते हैं। तो देखो क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन हमने लिया है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में, 2 प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने विस्कोसिटी में और थर्मल कंडक्टिविटी में भी बताया है क्यों हम के बारे में कि हमने क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन लिया है। तो हमने एज्यूम किया है डिफरेंट लेयर्स के बीच की जो लेंथ है वो कितनी है, 1 मीन फ्री पाथ। ठीक है ना, समझ में आई बात, ये चीज़ें हैं। और क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन में हमारे पास पार्टिकल फ्लक्स कितना आता है, 1/6 NV, सो मोलिकुलर फ्लक्स। ठीक है ना, ये हम कंसीडर करते हैं। क्यों चीज़ें हमने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कवर की हैं। तो आप डायग्राम से समझ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जो पार्टिकल है ना, इस लेयर में सबसे ज़्यादा है, हायर कंसनट्रेटेड, ये मिड कंसनट्रेशन, ये लोअर कंसनट्रेशन है। ठीक है, अब पार्टिकल्स तो ये तो हमने जस्ट, इट इज़ फॉर जस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो पार्टिकल्स क्या होंगे, तो जो 3 लेयर्स हमने ज्यूम किए हैं, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएंगे। ठीक है ना, व्हेन ये सब कंसंट्रेशन हियर इट विल गेट इंक्रीज्ड, इट माइट बी पॉसिबल दैट सम पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर विल आल्सो क्रॉस दिस सरफेस। ठीक है ना, फ्रॉम डाउनवर्ड, समझ में। तो एक या इस सरफेस को ही हम अज्यूम कर रहे हैं, मिडल वाली को हमने 3 अज्यूम सरफेस क्या, तो इससे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्रॉस होंगे वही हमें निकालना है। ठीक है ना, तो सम पार्टिकल्स विल क्रॉस फ्रॉम अपवर्ड, सम पार्टिकल्स विल क्रॉस फ्रॉम डाउनवर्ड। ठीक है, समझ में आई चीज़ें, तो ये है, ध्यान रखना। तो एक और इम्पोर्टेंट बात, तो फर्स्ट जो लेयर है ना, यही तो है कंसंट्रेशन। तो देखो कंसंट्रेशन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस जेड। ठीक है, लोअर लेयर जो है इसको मैं क्या लिखूंगा, जेड माइनस के लैम्डा, अपर लेयर को क्या लिखूंगा मैं, जेड प्लस लैम्डा। ठीक है ना, तो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, ये ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ है, समझ में। तो ये जो डिस्टेंस है ये मेरे पास कितनी है, जेड है ना, तो ये कितनी हो जाएगी, जेड माइनस लैम्डा, तो ये जेड हो गई। ठीक है, समझ में आया, और ये कितनी हो गई, जेड प्लस लैम्डा। ठीक है, तो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। और लेट अस डेराइव, तो ये हम जानते हैं कि भाई नंबर डेंसिटी, देखो मैंने मान ही लिया कि इट इज़ वेरिंग अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो फ्लक्स को हम यदि बात करें तो एक डायरेक्शन से यदि द फ्लक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्लोजिंग द रेफरेंस फ्रेम फ्रॉम वन साइड, है ना, तो ये मेरे पास 3 प्लेन है ना। ठीक है, तो एक साइड से यदि क्रॉस कर रहा होगा तो मान लीजिए हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, तो अपवर्ड से यदि क्रॉस कर रहा होगा तो कितना फ्लक्स आएगा, 1/6 NV। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसको डेराइव भी किया है, तो मैं फिर थोड़ा सा यहाँ पे बता दे सकता हूँ। देखो मेरे पास कितने डायरेक्शन है, +x माइनस +y z, तो 6 डायरेक्शन हो गए, तो 6 डायरेक्शंस मेरे पास है ना, समझ में आई बात। तो मैं यदि डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ, यानी माइनस जेड डायरेक्शन की यदि मैं बात करता हूँ, है ना, या कोई भी एक डायरेक्शन, तो टोटल 6 है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेरे नंबर डेंसिटी n है, तो मैं ज्यूम करता हूँ 6 है ना, तो कितना हो जाएगा, 1/6 n। ठीक है, इंटू में यदि मैं v करता हूँ तो ये मेरे पास मोलिकुलर फ्लक्स आ जाएगा, समझ में आई बात। तो ये वो काफ़ी डिटेल में हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो जस्ट लेट अस अज्यूम फ्लक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग द प्लेन, अज्यूम कि मॉलिक्यूल का पास करोगे इस प्लेन को जस्ट फ्रॉम वन डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आ गया, समझ में। हमको तो कंसंट्रेशन निकालनी है ना, पार्टिकल फ्लक्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग द प्लेन। अब ध्यान से देखो, तो नंबर डेंसिटी जो है मॉलिक्यूल्स की ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बिलो, है ना, ऐसे ही तो है। तो यहाँ नंबर डेंसिटी कितना है, जेड माइनस के लैम्डा, यहाँ नंबर डेंसिटी कितना है, यहाँ नंबर डेंसिटी कितना है, जेड प्लस के लैम्डा। ठीक है, तो पार्टिकल फ्लक्स क्या होगा, समझ में आया। तो मेरे पास सिंपली है क्या, ये तो है मॉलिक्यूलर फ्लक्स है, पार्टिकल फ्लक्स यही है। ठीक है, तो मैं ऊपर से जब मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर रहे होंगे तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, है ना, ये मेरे पास प्लस। ठीक है, समझ में आया, यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है ना मेरे पास, तो 1/6 और ये v, और देखो n की तो वैल्यू लिखूंगा, n यहाँ पे कितना है, जेड प्लस लैम्डा, ये तो है एन जेड प्लस लैम्डा। ठीक है, ये ब्रैकेट में नहीं है, ध्यान रखना। और यहाँ पर कितना बोले, इससे कितना होगा, ऊपर की तरफ जाएगा 1/6 v एन जेड माइनस के लैम्डा। ठीक है, ये नीचे से सपोज ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो नेट होगा, नेट तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही मेरे पास आएगा। तो मैं क्या करूँगा, जो अपवर्ड मेरे पास है, ठीक है ना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन है ना, तो जो नेट डायरेक्शन होगी वो तो डाउनवर्ड ही होगी, समझ में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो नेट फ्लक्स अक्रॉस द प्लेन करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है ना, इसमें से यदि इसे घटाओगे तो नीचे से ऊपर की तरफ घटाओगे, ऑब्वियसली ये तो कम है तो डायरेक्शन नेगेटिव ही आएगी। तो या मैं इसको सिंपली ऐसे लिख देता हूँ, है ना, तो ये मेरे पास जेड माइनस लैम्डा माइनस जेड प्लस लैम्डा। ठीक है, समझ में आया। तो जैसे मैंने बताया था, दिस इज नॉट इन मल्टीप्लीकेशन, है ना, दिस इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, नंबर डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। हम इसको सोल्व करेंगे टेलर एक्सपेंशन से। अब देखो ये हमारे पास है, तो टेलर एक्सपेंशन हम दोनों में लगाएंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो एन जेड प्लस लैम्डा है, एन जेड लैम्डा लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस यहाँ और भी लिखना चाहे तो लैम्डा क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल डी क्यूब एंड डी जेड। ठीक है, और माइनस साइन है तो देखिए माइनस प्लस या माइनस आएगा, तो लैम्डा क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल डी एन डी जेड क्यूब। समझ में आया। ठीक है, हमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना, ये तो है, समझ में आया। तो देखो ये चीज़ें कट जाएगी, गया
उड़ गया, ये चीज़ें कट जाएंगी, ये दोनों ऐड होंगे तो देखो नीचे 3 फैक्टोरियल यानी 6 है, तो ये 2 अपॉन में जब 6 आएगा तो ये 3 आ जाएगा मेरे पास। तो ये देखो माइनस लैम्डा क्यूब अपॉन में 3। अब देखो इन दोनों को करेंगे, यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 लैम्डा हो जाएगा, माइनस के 2 लैम्डा मेरे पास आएगा। ठीक है, तो फॉर हम स्मॉल लैम्डा ये भी नेगलेक्ट कर देंगे, है ना, समझ में आया। तो हायर जो मेरे पास मीन फ्री पाथ की जो पावर्स है हमने उनको सिंपली क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। अब कुछ नहीं है, आप सिंपली उठा के ना इसमें यहाँ पे हम अब रख सकते हैं, तो 1 अपॉन में 6 वी बार, तो ये मेरे पास माइनस के 2 लैम्डा डी एन बाई डी जेड, तो ये कितना आ गया, माइनस के 1/3 वी लैम्डा डी एन बाई डी जेड। तो ये मेरे पास पार्टिकल फ्लक्स आ गया, है ना। तो हम इसको यदि आप कंपैरिजन करना चाहो माइनस के डी एन बाई डी जेड, तो यही तो मेरे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन है। तो कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन को यदि आप कंपैरिजन करोगे इससे, है ना, ये इनिशियली मैंने बताया था कोफिशिएंट पार्टिकल फ्लक्स हमारे पास ये होता है, तो कंपैरिजन से मैं डिफ्यूजन कोफिशिएंट निकाल सकता हूँ, तो 1/3 है ना वी बार लैम्डा। तो यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो यदि आप ध्यान से थोड़ी चीज़ें देखो, है ना, ये आफ्टर कंपैरिजन, है ना, आप इन दोनों को कंपैरिजन करो, तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ डिफ्यूजन हमने निकाला। तो यदि आप ध्यान से देखो तो मैंने जब विस्कोसिटी निकाला, है ना, थर्मल कंडक्टिविटी निकाला, है ना, और अब डिफ्यूजन निकाला, हमने तीनों को एक ही मैथमेटिकल फ्रेमवर्क से किया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। कोई डिफरेंट फ्रेमवर्क हमने नहीं निकाला है। यदि आप तीनों को लेक्चर से ध्यान से देखो तो चीज़ें समझ में आएंगी और आपको मैथमेटिक्स इतना आसान लगेगा कि आपने एक को क्रैक कर दिया तो आप सारे को कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि मैंने सेम मैथमेटिकल प्रोसीजर अपनाया है तीनों को डिराइव करने के लिए। अब बात करते हैं फिजिकल कंसिक्वेंसेस की, ठीक है। तो देखो फिजिकल कंसिक्वेंसेस से मैं पहले बताऊँ, हमने ईटा कितना निकाला था, है ना, विस्कोसिटी 1/3 रो वी लैम्डा, यही तो था। कापा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ये है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नाउ डिफ्यूजन वन हमारे पास क्या 1/3 है ना वी लैम्डा। तो याद रखना भी बहुत ज़्यादा आसान है, इन चीज़ों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीनों के बीच में आसानी से रिलेशन भी निकाल सकते हैं, रटने की भी आवश्यकता नहीं है। तो देखो प्रेशर एंड टेम्परेचर पर हम देखते हैं क्या डिपेंड करता है। तो D इज इक्वल टू देखो 1/3 है ना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अंडर रूट टेम्परेचर हम जानते हैं, क्योंकि वेलोसिटी यही तो होती है हमारे पास, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी है ना, समझ में आया। तो इसको मैं यदि लिखूँ D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, तो लैम्डा की वैल्यू जो होती है, लैम्डा मेरे पास क्या होता है, अब यदि इसको मैं यहाँ पे देखो, मैं इसको पुट करके ही कर दें, तो 1/3 ठीक है, और ये 8 kBT पाई एम है ना। लैम्डा की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 एन सिग्मा। तो देखो 1/3 8 kBT पाई एम 1/√2, ठीक है, और ये मेरे पास सिग्मा और ये P kBT, ठीक है, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, नंबर डेंसिटी इंटू में नंबर डेंसिटी की मल्टीप्लाई PV इज इक्वल टू N kBT, ठीक है, ये होता है। तो P अपॉन में kBT लिख दिया मैंने इनको, है ना। तो देखो अंडर रूट टी यहाँ है और ये T है, तो यानी डिफ्यूजन कोफिशिएंट है जो है, और ये आ गया मेरे पास, ठीक है ना। तो यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो हो गया किसके, प्रेशर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, टेम्परेचर के, समझ में आया। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया प्रेशर के, समझ में, प्रेशर कम होगा डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करें, टेम्परेचर ज़्यादा होने से डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा पार्टिकल्स ज़्यादा स्पीड एक्वायर कर लेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो तेज़ी से मूव करेंगे, डिफ्यूज़ हो जाएंगे, समझ में आया। अब देखो एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट को कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो जो प्रेडिक्शन हमने किया, देखो प्रेशर जो है इट इज़ इन गुड एग्रीमेंट विद एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, है ना। और प्रेशर बढ़ने से डिफ्यूजन घटता है, प्रेशर घटने से डिफ्यूजन बढ़ता है। लेकिन यहाँ टेम्परेचर की बात करते हैं, तो टेम्परेचर यदि आप देखो जो पावर है ना टी की, वो कितना है 1.5 है, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया है जो पावर आती है ना किस तरीके से वेरी करता है, 1.75 है ना, और 2 के बीच में वैल्यू आती है पावर की इसकी। थ्योरेटिकली कितना है 1.5 यानी 3/2, एक्सपेरिमेंटली कितना 1.75 से 2 के बीच में आ रहा है। तो यानी पावर ज़्यादा आ रही है, टेम्परेचर की पावर ज़्यादा आ रही है एक्सपेरिमेंटली, तो यानी टेम्परेचर तो और तेज़ी से वेरी करेगा, डिफ्यूजन जो है ना, इट विल वेरी मोर रैपिडली एज प्रिडिक्शन एज कम्पेयर, समझ में आया, ठीक है। तो थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन तो 1.5 है ना, इट इज़ वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू 1.5, बट एज फार एज एक्सपेरिमेंट इज कंसिडर्ड इट इज़ वेरिंग फ्रॉम 1.7 पावर 1.75 टू 2। तो एक्सपेरिमेंटली टेम्परेचर बहुत तेज़ी से वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इसके काफ़ी कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। इट माइट बी ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इन रियल गैस, अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल, समझ में आए। तो वो चीज़ें हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि उससे हमने डेरिवेशन ही किया भी नहीं है ना, वी इग्नोर ऑल दीज फोर्सेज, समझ में आए चीज़ें। तो वो हायर पार्ट्स का डिस्कशन है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था जब आपको थर्मल कंडक्टिविटी चीज़ें पढ़ाई थी, ठीक है ना। तो वी विल नॉट गो इनटू दैट मच डिटेल। बात करते हैं डिपेंडेंस की मास ऑफ मॉलिक्यूल पर। तो डी क्या है, सिंपली 1/3 वी लैम्डा, ठीक है। और वी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वेरी करता है अंडर रूट मास के, ठीक है। तो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ये मास, समझ में आई चीज़ें, है ना। तो
मास बढ़ेगा तो डिफ्यूजन कम होगा, मास घटेगा तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। तो लाइटर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजेस फास्टर, विच इज़ वाई हाइड्रोजन डिफ्यूजेस मच फास्टर देन ऑक्सीजन। अब लेट अस सी सम रिलेशनशिप बिटवीन विस्कोसिटी एंड डिफ्यूजन। तो विस्कोसिटी हमारे पास क्या 1/3 रो वी लैम्डा, डिफ्यूज़न हमारे पास क्या है ना 1/3 वी लैम्डा, यही तो है। तो देखो कट गया सिंपली, तो ईटा फॉर्म में डी मेरे पास क्या बचा सिंपली रो बचा ना। देखो सर काफ़ी सिंपल है, 1/3 गया, वी लैम्डा गया, रो बचा, या मैं इसको कह सकता हूँ डी रो बटे में ईटा इज इक्वल टू 1 है ना। तो ये रिलेशन है डिफ्यूज़न और विस्कोसिटी के बीच में। तो इस रिजल्ट से हमें क्या पता चलता है, जो ये रेशियो आया ये कितना है 1। तो 1 क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है ना। हम डिफरेंट गैसेस के लिए भी निकालें तो थ्योरेटिकली ये तो कॉन्स्टेंट आ रहा है ना। मैं सेल्फ डिफ्यूजन अलग अलग गैसेस के लिए निकालूं तो थ्योरी क्या कह रही है, यहाँ देखो कोई वेरिएबल तो है नहीं, यहाँ पे तो सिंपली 1 आया है, तो कांस्टेंट है फॉर ऑल गैसेस एंड इक्वल टू 1। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं है, ऑब्जर्व वैल्यू जो है ये 1 नहीं आती है, 1.3 और 1.5 के बीच में आती है, ठीक है। तो काफ़ी और इसको जब एक्सपेरिमेंटली ऐसा दिखाया गया, फिर बाद में और थ्योरेटिकली इसको रिफाइन किया गया था किसने, चैपमन एंड एस्लोग ने। तो उन्होंने कहा हार्ड स्फीयर ले लो तो 1.2 के आसपास आएगा और 1.543 आता है जब हम इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। ये डिफ्यूजन को में हम इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल भी इंक्लूड करते हैं, और पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इट्स वेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स विद पावर 5 r to the power 5, ये ठीक है। तो देर आर फ्यू थिंग्स विच इफ यू कंसिडर देन इट विल वेरी देन इट विल मैच विद द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये और कुछ नहीं है, तो काफ़ी सिंपल है, कुछ भी टिपिकल नहीं है। बात करते हैं अब रिलेशन बिटवीन थर्मल कंडक्टिविटी एंड डिफ्यूजन कोफिशिएंट। तो थर्मल कंडक्टिविटी कापा इज इक्वल टू 1/3 रो वी लैम्डा हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और डिफ्यूजन क्या 1/3 वी लैम्डा, ठीक है। तो देखो कापा को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 1/3 और ये तो पूरा डिफ्यूजन कोफिशिएंट ही बन गया, और ये रो, ठीक है ना। तो यही तो आ गया, काफ़ी सिंपल था, डिवाइड कर लो यहाँ को, ठीक है ना। तो ये रिलेशन है डिफ्यूज़न के बीच में और किसके बीच में, थर्मल कंडक्टिविटी के बीच में। तो ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं मास डिफ्यूज़न रेट की, है ना। मास तो देखो पार्टिकल डिफ्यूज़न किसका था, पार्टिकल का ही तो था। यदि मैं उसमें डिफ्यूज़न रेट में मास की मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मास डिफ्यूज़न रेट आ जाएगा। तो मास डिफ्यूज़न पर यूनिट टाइम कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द पार्टिकल फ्लक्स, है ना। पार्टिकल फ्लक्स मैंने क्या निकाला था, पार्टिकल का फ्लक्स मेरे पास, नेट पार्टिकल फ्लक्स कितना था, तो नेट पार्टिकल फ्लक्स मेरे पास कितना था -1/3 वी लैम्डा dN/dz। ये पार्टिकल का फ्लक्स आया था, फिर वहाँ से हमने कंपैरिजन करके डिफ्यूजन कोफिशिएंट निकाला था। तो ये पार्टिकल फ्लक्स है। तो मैं यदि मेरे पास मास डिफ्यूजन रेट ही निकालना है तो इसमें मास की मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो इसमें मैं एक पार्टिकल के मास की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये है ना। समझ में आया। तो ये मास डिफ्यूजन रेट आ जाएगा, पॉजिटिव ले रहा हूँ मैं तो माइनस साइन हट जाएगा। तो ये मेरे पास 1/3 mv लैम्डा dN/dz, ठीक है। समझ में आया, ये ध्यान रखना। डिफ्यूजन कोफिशिएंट फॉर 2 डिफरेंट गैसेस। तो देखो इट इज़ वेरी नॉट डिफिकल्ट, नॉट सच कॉम्प्लेक्स। डिफ्यूजन कोफिशिएंट हमने सेल्फ डिफ्यूजन के लिए निकाला है, हम म्यूचुअल के लिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो हम चीज़ यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। मैं बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो यदि 2 डिफरेंट गैसेज हम ले लें, 2 डिफरेंट गैसेज, एक को 1 मान लेते हैं, एक को 2 मान लेते हैं, एक ही कंसंट्रेशन N1 है, एक ही कंसंट्रेशन N2 है। तो एवरेज स्पीड एक की V1 और एक की एवरेज स्पीड V2 है, एक का मीन फ्री पाथ λ1, एक का λ2 है। तो जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, D इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। और ये मेरे पास λ1 V1, एक सेकेंड सॉरी, ठीक है। हाँ बाहर इसको हम ले सकते हैं λ1 V1 बार N1 प्लस λ2 V2 बार N2 अपॉन में N1 प्लस के N2। देखो डिफ्यूजन कोफिशिएंट तो हमारे पास सही था ना 1/3 V बार लैम्डा। इसमें यदि मैं N की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना, नंबर ऑफ कोफिशिएंट, क्योंकि कंसंट्रेशन अलग अलग है सबकी, तो ये N1 हो जाएगा पहले वाले के लिए, ठीक है। और फिर L2 V2 N2 और फिर नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, उससे मैं क्या कर देता हूँ, सभी को डिवाइड कर देता हूँ ऐसे, है ना। ये V2 बार λ2 N2, ठीक है, ये लिया। फिर टोटल कंसंट्रेशन से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड, एक तरीके से एवरेज आ गया मेरे पास। तो ये टोटल मिक्सचर का डिफ्यूजन कोफिशिएंट आ गया, ठीक है। समझ में आई चीज़ें। अब मान लो पहले वाली गैस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, पहले वाले की कंसंट्रेशन ज़्यादा है दूसरे से, ठीक है ना। तो फर्स्ट गैस विल डिफ्यूजेज इनटू सेकंड। और मान लो यदि सेकंड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उस केस में क्या लिखेंगे, सेकंड गैस डिफ्यूजेज इनटू फर्स्ट। तो ये सिंबल इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना। समझ में आई चीज़ें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलता है अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।